करते हैं। और आप सभी लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम के थ्रू ये कम्युनिकेट किया गया था कि आज हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो ये है कि हम अपने आप को मेंटली किस तरह से स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। तो इस टॉपिक को समझने के लिए हम एक ऐसे मैं आपको एक ऐसे इंसान की कहानी सुनाऊंगा। वो पर्सन एस्थमा का पेशेंट था। उसे काफ़ी एलर्जीज थी और उसका जो वेट था वो 135 केजी था, 135 केजी था। उसकी जो कहने के फैमिली लाइफ थी वो भी इतनी अच्छी नहीं थी। और अर्ली एज में उसके चाइल्डहुड हुड में उसके फादर और मदर का सेपरेशन हो गया था। वो 26 साल की उम्र में एक पेस्ट कंट्रोलर की जॉब कर रहा था और डिप्रेशन से उसकी लाइफ भी इतनी अच्छी नहीं गुजर रही थी। तो एक दफ़ा क्या होता है कि वो टीवी पे नेवी सील्स की डॉक्यूमेंट्री देख रहा होता है। तो उस डॉक्यूमेंट्री को देखकर उसे लगता है कि यही वो लाइफ है जो वो गुजारना चाहता है। तो उस पर्सन ने उस ट्रेनिंग को ज्वाइन करने के लिए, नेवी सील का पार्ट बनने के लिए ट्रेनिंग शुरू कर दी और लोगों ने उसका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया कि ये तो मोटा है इतना ज़्यादा, और तो ये कैसे ये ट्रेनिंग कर पाएगा। तो उसने डिसिप्लिन के साथ वो ट्रेनिंग की और 3 मंथ्स में उसने 50 केजी जो है अपना वेट रिड्यूस कर दिया। और नेवी सील का एक ट्रेनिंग होती है हेल वीक। उस हेल वीक में 75% जो रिक्रूटर होते हैं, जो पर्सन्स होते हैं, आर्मी सोल्जर्स होते हैं, वो ड्रॉप हो जाते हैं। लेकिन उस पर्सन ने वो हेल वीक 3 दफ़ा क्लियर किया। और इसके बाद उसने एक और कंपटीशन विन किया जिसे बैड वाटर 35 कहा जाता है। और उसमें इंसान को एक डेथ वैली में से, एक डेजर्ट में से 55 डिग्री सेल्सियस में 217 किलोमीटर जो है उसे दौड़ना पड़ता है। और उसने फिर 100 माइल की एक मैराथन भी विन की। तो मेरे ख्याल में आपने उस पर्सन को गेस कर लिया होगा। उस पर्सन का नाम डेविड गोगिंस है। और हम इस सेशन में ये समझने की कोशिश करेंगे कि डेविड गोगिंस ने किन किन स्ट्रेटजीज को यूज़ करके ये अपनी ज़िंदगी में ये काम किए। और हम डेविड गोगिंस की लाइफ से क्या क्या सीख सकते हैं। तो मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा कि वो क्या क्या स्ट्रेटजीज थी जो कि डेविड गोगिंस ने अप्लाई की। और फिर हम वन बाय वन हर पार्टिसिपेंट के पास जाएंगे और पूछेंगे कि उनको डेविड गोगिंस की कौन सी स्ट्रेटजी अच्छी लगी और वो अपनी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए कौन सी स्ट्रेटजी को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना चाहेंगे। तो डेविड गोगिंस की अगर हम वीडियोस को देखें, उनकी लाइफ को देखें, तो सबसे पहले जो हमें उनकी स्ट्रेटेजी समझ आती है वो अकाउंटेबिलिटी मिरर है। हम अपनी लाइफ में जो हमारी वीकनेस होती हैं वो दूसरों पर डाल देते हैं। हम उस काम की ओनरशिप जो है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है खुद नहीं लेते। लेकिन अगर हम डेविड गोगिंस की लाइफ को देखते हैं तो वो एक दिन मिरर के सामने खड़े होते हैं और अपने आप से कहते हैं कि तुम बहुत ही आलसी और निकम्मे इंसान हो। तुम बहुत मोटे हो क्योंकि तुम बहुत खाते हो और बिल्कुल भी कोई वर्कआउट नहीं करते। तो डेविड गोगिंस ने अपनी इस वीकनेस को ऑन किया, अपनी जो पुअर परफॉर्मेंस है उसको ऑन किया और फिर उस पर काम शुरू किया। और वो एक बेहतर इंसान बन पाए।
इसके बाद जो डेविड गोगिंस ने जो दूसरी स्ट्रेटेजी यूज़ की वो है 40% रूल। तो हमारे माइंड के साथ, हमारे बॉडी के साथ एक एक ये इशू है कि जब हम थक जाते हैं तो हमारी जो वो परफॉर्मेंस होती है वो हम अपनी बॉडी का 40% जो है वो यूज़ कर पाते हैं। तो डेविड गोगिंस कहते थे कि जब वो मैराथन में दौड़ते थे या अपनी कोई ट्रेनिंग करते थे, और ट्रेनिंग करते करते जब वो थक जाते थे तो वो अपने आप से कहते थे कि अभी तो तुमने सिर्फ अपनी बॉडी का, अपने पोटेंशियल का 40% यूज़ किया है, तो अपने आप को और पुश करो और मेहनत करो। तो वो अपने माइंड को ऐसे समझा कर अपनी उन्होंने अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट की, और वो जिस मैराथन में पार्टिसिपेट करते थे तो उसको भी उन्होंने कंप्लीट किया। जो उनकी थर्ड स्ट्रेटेजी थी वो थी कुकी जार। कुकी जार ये होता है, ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है कि इंसान को अपनी लाइफ में जो जो अचीवमेंट्स वो करता है उसको वो लिख कर कुकी जार के अंदर डाल देता है। और जब वो उसे उसकी लाइफ में कोई बैड पैच आता है या कोई वो वीकनेस अपनी लाइफ में फील करता है, कोई फेलियर फील करता है, तो उस कुकी जार में से उस अपनी अचीवमेंट को निकालता है और देखता है और अच्छा फील करता है कि हाँ, मैंने अपनी लाइफ में कुछ अचीव किया। तो डेविड गोगिंस भी कहते हैं कि जब वो अपनी ट्रेनिंग्स करते थे तो अपने माइंड में से उस अचीवमेंट की वो एक कुकी जार की एक पर्ची निकालते थे कि मैंने उस मुश्किल वक्त में भी ये चैलेंज मैंने अटेम्प्ट किया, इसको मैंने कंप्लीट किया, तो अब इस चैलेंज को भी मैं कंप्लीट करूँगा। तो ये उनकी एक टेक्निक थी जिसकी वजह से उन्होंने अपनी जो लाइफ में टफ जो चैलेंज थे उनको कंप्लीट किया। इसके अलावा एक और उन्होंने टेक्निक की यूज़ की जिसे हम कैलोसिंग कैलोसिंग द माइंड कहते हैं। कैलोसिंग कहते हैं कि आपकी बॉडी पे कोई हार्ड चीज़ हो तो उसे कैलोसिंग कहते हैं। तो डेविड गोगिंस कहते हैं कि अगर आप अपने आप को अपना पोटेंशियल, बॉडी का पोटेंशियल, माइंड का पोटेंशियल बढ़ाना चाहते हैं तो अपने आप को टफ चैलेंज दें। जैसा कि हम अपने आप को टफ चैलेंज ये दे सकते हैं कि हम ठंडे पानी से नहाएं, हम उस आदत को, उस फूड को यूज़ करें जिसको हम बिल्कुल पसंद नहीं करते, हम सुबह 4 बजे उठना शुरू कर दें, बुक रीडिंग करें। तो इससे ये होगा कि जिन चीज़ों से हमारा माइंड भागना शुरू कर देता है उसको हमारा माइंड जो है उसको उन कामों की आदत पड़ जाएगी। तो इस तरह अपने आप को हम मुश्किल हालात में डाल के, मुश्किल चीज़ों का आदी बनाकर अपने आप को एक कंफर्ट जोन से निकाल सकते हैं। और इसके बाद जो डेविड गोगिंस ने जो स्ट्रेटेजी यूज़ की वो है पावर ऑफ स्मॉल विंस। इसमें वो ये कहते हैं कि जब वो हेल वीक की ट्रेनिंग करते थे, वो 7 दिन की एक ट्रेनिंग होती है जिसमें वो अपने आप को, जो ट्रेनीज होते हैं उनको गर्मी में, ठंडक में एक पेनफुल कंडीशन दी जाती है, उनको सोने नहीं दिया जाता। तो वो कहते हैं कि वो पूरे 7 दिन का नहीं सोचते थे, बल्कि वो किसी एक दिन का सोचते थे। उस दिन में जो उन्होंने टास्क परफॉर्म करने होते थे वो उसके बारे में सोचते थे। तो इस तरह उन्होंने उन मुश्किलात को, उन हार्डशिप्स को उन्होंने कंप्लीट किया, और हर विन को, छोटी छोटी जो उनकी विंस थी उनको सेलिब्रेट किया।
और इस तरह उन्होंने अपने हेल वीक को कंप्लीट किया। फिर जो सबसे आखिरी चीज़ है वो है पावर ऑफ वाई, कि हम लोग अपनी लाइफ में कुछ काम कर रहे होते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता होता कि हम ये काम क्यों कर रहे हैं। डेविड गोगिंस की अगर हम लाइफ को देखें तो वो अपनी लाइफ को लेकर बहुत क्लियर थे कि उन्होंने एक मीडियोकर लाइफ से एक एक्सेप्शनल लाइफ की तरफ जाना है। तो हम में से बहुत लोग जो है ये तो बहुत कहते हैं कि मैंने वर्जिश करनी है, मैंने, लेकिन ये नहीं पता होता कि मैंने एक अच्छी लाइफस्टाइल जीनी है, लेकिन ये नहीं पता कि हमने वर्जिश क्यों करनी है, क्योंकि हमें अपने वाई के बारे में इतना क्लियर नहीं होना। अगर हम अपने माइंड को बताएं कि मैंने वर्जिश इसलिए करनी है कि मैंने एक अच्छा लाइफस्टाइल जीना है, मैं जो पहनूं वो मेरे पे अच्छा लगे, मैंने कॉन्फिडेंस के साथ ज़िंदगी गुजारनी है। और इसी तरह हम में से अक्सर लोग ये तो कहते हैं कि मैंने मार्क्स अच्छे लेने हैं, मैंने एक स्पेसिफिक एग्ज़ाम को क्लियर करना है, लेकिन ये नहीं पता कि वो एग्ज़ाम क्यों देना है। लेकिन अगर हम माइंड को समझाएं कि अगर ये मैं एग्ज़ाम अच्छे से पास कर लूँ, इसमें मार्क्स अच्छे ले लूँ, तो मेरा अच्छी तरह से कैरियर शुरू हो जाएगा। तो डेविड गोगन्स हमें ये बताते हैं कि अगर हमारी जो लाइफ में वाई क्लियर होगा तो हम एक अच्छी लाइफ को जी सकते हैं। तो मेरे ख्याल में मैंने टॉपिक को काफ़ी हद तक डिस्क्राइब कर दिया है। तो आप में से कोई पार्टिसिपेंट इस पर बात करना चाहे कि उन्होंने डेविड गोगिंस की इस मोटिवेशनल स्टोरी से क्या कुछ सीखा, उन्हें अ, कौन सी प्रिंसिपल, कौन सी गाइडलाइन उनको पसंद आई। और मैं समझता हूँ कि अगर डेविड गोगन्स ने नेवी सील्स की वो डॉक्यूमेंट्री देखकर अपनी लाइफ को बदल दिया था, तो आज के सेशन के बाद भी, यहाँ से जाने के बाद भी, आपकी लाइफ भी चेंज हो सकती है अगर आप इन 6 रूल्स में से कोई एक रूल, एक से दो रूल अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर देते हैं। थैंक यू। कुमार जी, आप पहले बात करेंगे प्लीज, स्पीकर। जी। हाँ जी। थैंक यू अरुण जी। काफ़ी मोटिवेशनल स्टोरी सु, सुनाया आपने आज। मैंने वैसे तो डॉक्यूमेंट्री देखी, अब अभी तक नहीं देखी है, बट इस सेशन एंड होने के बाद मैं पक्का डेविड गोकिंस की डॉक्यूमेंट्री देखूंगा। तो जैसे कि आपने बताया, डेविड गोकिंस जो कि एक काफ़ी मोटा आदमी होता है, काफ़ी ऑर्डिनरी लाइफ जी रहा होता है, उसके बाद वो डिसाइड करता है कि मुझे एक डॉक्यूमेंट्री देख के कि मुझे नेवी सील्स में जाना है, और वो उसको सक्सेसफुली अचीव कर लेता है। तो मैं कुछ जो आपने स्ट्रेटजीज बताई, उसमें से मैं कुछ एक दो स्ट्रेटजीज पे बोलना चाहूँगा। जो सबसे पहले आपने बताया, अकाउंटेबिलिटी। आई थिंक ये हम सब चाहे जिस भी फील्ड में हो, अकाउंटेबिलिटी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। कि हम अगर 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 हम कुछ काम काम कर रहे होते हैं, तो हमें हम तो अगर हम कुछ मिस्टेक करते हैं, या फिर हम सही डायरेक्शन में नहीं काम कर पाते हैं, तो हम उसके लिए अकाउंटेबल हो। इससे इससे ये होता है कि हमें अपनी मिस्टेक मिस्टेक रियलाइज होती है, और हम उस पे और हम उस पे हार्डवर्क करके अपना डायरेक्शन सही कर सकते हैं। दूसरा आपने बताया पावर ऑफ स्मॉल विंस, कि हमें अपने अचीवमेंट्स छोटे छोटे अचीवमेंट्स को याद याद रख के, जब भी हम कभी ऐसा डिफिकल्ट कंडीशन में
कंडीशन में आ जाए, तो हमें उन छोटे छोटे विंस को याद याद क, करके ट्राई करना चाहिए कि हमने जैसे हमने जैसे हमने जैसे पहले कुछ भी अचीव किया है, वैसे हम इसको भी ओवरकम कर सकते हैं, इस सिचुएशन को भी। तो और सबसे लास्ट में आपने बताया पावर ऑफ वाई, कि हम हम चाहे कुछ भी काम कर रहे हो, या कुछ भी हम गोल गोल सेट कर रहे हो, तो उसका रीजन क्या है, उसका पर्पस क्या है। तो जब तक हमें पर्पस ही नहीं पता होगा, तब तक हमारा एफर्ट, आई थिंक एफर्ट का कोई, चाहे हम जितना भी एफर्ट डाल ले, उसका कोई ज्यादा बेनिफिट न न न न न बेनिफिट नहीं होगा। तो मैं अपने मैं अपना मैं अपने बात को कंक्लूड करता हूँ इसी के। मैं कुमार जी, आपने अपने आप को अनम्यूट कर लिया है। तो अगर आप बोल रहे हैं तो प्लीज़ अपने आप को अनम्यूट करके हमसे बात करना। नहीं नहीं, हो गया। अब मैं चाहूंगा कि आप दूसरे कंटेस्टेंट को मौका दें। थैंक यू। मैं थैंक यू कुमार जी, आपने मेरी बातों को बड़े गौर से सुना और उसमें से दो तीन स्ट्रेटजीज़ को आपने हमारे सामने भी बड़े अच्छे तरीके से बताया। और उम्मीद है कि आप इन स्ट्रेटजीज़ को अपनी लाइफ में यूज़ भी करेंगे। अगर कोई और पार्टिसिपेंट इस बारे में अगर बात करना चाहे तो वो हैंड रेस करके बात कर सकता है। जी, निर्मल जी, प्लीज़ स्पीक अप। हाँ जी, मैंने डेविड गोगिंस के बारे में इससे पहले नहीं सुना था, पर मुझे आपके थ्रू पता चला। और मैं बिल्कुल कुछ वीडियोस देखूंगा उनके, और कुछ और सीखूंगा। लेकिन आपने बहुत सारी उनकी बातें बता दी है, जिसमें मुझे एक अच्छा लगा कि हम अपनी बॉडी और माइंड को थोड़ा सा टफनेस दे, कि हम जो चीजें मुश्किल है वो डेली बेसिस पे करें। एक एक जगह बैठना हो गया, या कोल्ड शावर हो गया, ये जो भी, तो थोड़ा सा चैलेंजिंग सिचुएशन खुद को दे, और थोड़ा सा कंट्रोल करें अपने ऊपर, तो ये हमें मेंटली टफ बनाता है। इसके अलावा एक आपने जो ग्लास जार का बताया, वो भी बहुत अच्छा है, कि हम बहुत अच्छे अच्छे, क्योंकि हमारे कुछ दिन बहुत अच्छे रहते हैं, और कुछ थोड़े से मुश्किल दिन भी आते हैं। तो हम क्या होते हैं, जब नेगेटिव होते हैं तो हर चीज के लिए बहुत नेगेटिव हो जाते हैं। उससे बाहर निकलने के लिए हम वैसा एक कर सकते हैं, कि एक कंटेनर, कि एक जिसमें कुछ लिख के हम डाल दें, और जब हम ऐसे नेगेटिव फेज में जाएं, और तो उन चीजों को पढ़ करके जब हमने कुछ अचीव किया था, या कुछ बहुत अच्छा काम किया था, उनको पढ़ करके हम मोटिवेट हो और उस जोन से बाहर आ सके। और इसके अलावा वाई हमारा क्लियर होना चाहिए, कि हम जो भी काम कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, जिससे एक मोटिवेशन हमें मिलता है। और स्मॉल स्मॉल विन का आपने बताया, वो काफी अच्छा लगा मुझे। एक अकाउंटेबिलिटी हमें अपनी खुद की लेनी चाहिए, कि जो भी मेरी आज है वो मेरी वजह से है, जो भी प्रॉब्लम है, ये हमें हर चीज की अकाउंटेबिलिटी लेनी चाहिए। तो ये कुछ पॉइंट्स मैंने आज आपसे सीखे हैं, जिसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, अरुण जी। थैंक यू निर्मल जी। मैं अब दूसरे पार्टिसिपेंट से भी चाहूँगा कि मैं वन बाय वन किसी एक को पॉइंट आउट ना करूँ। तो आप लोग खुद से आए ये ज़्यादा बेहतर रहेगा। अगर आप टाइम निकाल कर इस सेशन में आए हैं तो आपको बात भी करनी चाहिए। तो मयूर जी ने अपना हैंड रेस किया है, तो प्लीज़ हाँ जी सर। स्पीक अप। स्टोरी अच्छी लगी। बहुत मतलब कभी सुना हुआ नहीं था नाम इनका।
और जैसे निर्मल जी का था अनुभव, ऐसा ही कुछ सेम सा है। वो सारी चीजें तो मतलब हाईलाइट होएगी जो जो आपने कही थी। अकाउंटेबिलिटी, ठीक है, कुकी जार, बाय वाली चीज थी एक, स्मॉल विन। तो मेरे को अभी जो मेरे लिए लग रहा है वो बाय वाली चीज है ना, वो थोड़ी मतलब ज्यादा लग रही है, वो सीखनी चाहिए। तो मैं वही चीज लूंगा खाली एक अभी इससे। और मतलब है ना, कभी जरूरत लगी तो ये मैं भी दोबारा देखूंगा, मतलब सर्च मतलब करूंगा ये स्टोरी। जी सर। थैंक यू मयूर जी। मैं अब चाहूँगा कि कोई और पार्टिसिपेंट इस टॉपिक के बारे में हमें थोड़ा सा बताएं। जी गोविंद जी प्लीज़। हेलो सर, ये स्टोरी काफ़ी अच्छी थी। और जैसे कि मैं जैसे कि फर्स्ट पॉइंट अकाउंटेबिलिटी का था कि हमारी कोई भी कमी को हमें ही मतलब हमारे ऊपर ही लेना चाहिए। और मुझे मतलब ये सारे पॉइंट काफी अच्छे लगे थे। लेकिन सबसे ज्यादा अच्छा पॉइंट वो मतलब कि बॉडी के बाहर मतलब अपनी बॉडी के ऊपर जो बार होता है उसको कॉलेज क्या बोलते हैं सर, वो वर्ड, वो जो है वो मुझे काफी अच्छा लगा था। कंफर्ट जोन। कंफर्ट। कंफर्ट जोन मुझे काफी अच्छा लगा था। और जैसे कि हम कहीं पे बाहर जाके हम कुछ भी ऐसा उस कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के लिए हम कुछ भी जैसे हमारी हमारी प्रॉब्लम स्टैमरिंग है, तो हम कंफर्ट जोन से बाहर हमें कंफर्ट जोन से बाहर जाके ही बात करनी चाहिए। जब हम कंफर्ट जोन में होते हैं तब हमारी स्टैमरिंग बहुत कम होती है। लेकिन जब हम मतलब बाहर जाते हैं तो हमारे मतलब कि रियल टाइम में अलग ही सीन होता है। जैसे कि हम कोई भी प्रैक्टिस करते हैं घर पे, तो हमारी स्टेमिंग बहुत कम होती है। जैसे अभी मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ, मुझे पता है कि आप सब लोग भी मेरी तरह मतलब है, कोई ना कोई प्रॉब्लम है, मतलब ये स्टेमिंग की प्रॉब्लम है। तो मैं अभी कंफर्ट में बैठा हूँ, तो अभी मेरी वो लेवल की स्टेमिंग नहीं हो रही। लेकिन जब मैं बाहर जाऊंगा, किसी भी स्ट्रेंजर के साथ बात करूंगा, तब मेरी स्टेमिंग आ जाएगी। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने कंफर्ट जोन को तोड़े और बाहर जाके लोगों से बात करें। और भी बात करना चाहेंगे या आपका हो गया? सर अभी तो सिर्फ है ना, यही पॉइंट पे मुझे कुछ था मेरा ओके। मतलब ओके। फीडबैक। थैंक बाकी काफी स्टोरी काफी अच्छी थी सर। थैंक थैंक यू। चलिए अब कोई और पार्टिसिपेंट बात करना चाहेगा? रविंदर गुप्ता, संजीत पिंजारी, और विवेक कुमार। आप में से कोई बात करना चाहेगा कि आपको डेविड गोगिंस की कौन सी स्ट्रेटेजी या गाइडलाइन आपको पसंद आई और आप अपनी लाइफ में एक वो कौन से रूल्स को इम्प्लीमेंट करना चाहेंगे? गुड इवनिंग एवरीवन। मेरा नाम रविंदर गुप्ता है और मैं जस्ट अभी इस ग्रुप को ज्वाइन किया। तो सर मुझे अभी आइडिया नहीं है कि किस टॉपिक पे अभी बात करना है। ओके। तो हम अभी डिस्कस कर रहे थे कि हम अपने आप को किस तरह से मेंटली स्ट्रोंग बना सकते हैं, और उसके लिए हमने डेविड गोगिंस की स्टोरी को डिस्कस किया कि किस तरह उन्होंने अपने माइंड पर, अपनी बॉडी पर काम करके उन्होंने नेवी सील्स की ट्रेनिंग को क्लियर किया, और इसके साथ साथ उन्होंने मुख्तलिफ डिफ़िकल्ट कंपटीशंस को भी विन किया, और उनको टफेस्ट मैन अलाइव का नाम भी दिया जाता है। तो अगर आप थोड़े से 1-2 मिनट ले लें, कोई और पार्टिसिपेंट बात कर लेगा तो आप डेविड गोगिंस को गूगल पर सर्च करके उनके बारे में पढ़कर आप थोड़ा सा बोल सकते हैं, बात कर सकते हैं। तो वरुण कुमार जी सर, जी ने हैंड रेस किया हुआ है, तो वरुण जी प्लीज़ बात कीजिए। हेलो। मैं इस इस बायोग्राफी से मुझे
ये सीख मिलती है that we should be positive in all the circumstances because life is full of up and down. I we have already read that life is not the bed of roses. So whenever we are in a bad situation or in not a good mood, we think of the time when we are blessed and all and things of that situation of happy moments. So to reduce our stress or to reduce our sorrow to some extent and be positive because in if we what happened is now is not we just think what is happening till now maybe in the long run that thing might be beneficial for us and people we should say that people should be accountable for all the things that happen in your life but sometimes life is full of hard work and luck. Sometimes we do hard work many of times, but we do not get success. And that time we blame ourselves because it's a human behavior that we blame ourselves in that situation. And if we have some social gathering, then that our family members, then they in that situation make us calm and make us feel relaxed that if this is not the path some other path will be there in your life through which you can be happy and regarding when I relate to this with our life that I am mostly struggle when I am in that unknown situation how how can I make myself accountable because this gambling is sometimes involuntary in nature. We do not want that stammering should happen, and we practice regularly. So, in that scenario, blaming ourselves is a good thing or not? First question. And second question is that when we are in a bad mood, we stammer a lot. So, and before presentation and before interview, we are in a mode of anxiety. So, how I reduce that one because we cannot practice this scenario in a day-to-day basis and we have to perform only in that situation only most of the time so how to reduce that anxiety level and if they stammer how I make sure that the next moment I will be very relaxed and go with the flow some of the questions we have that I asked in this can someone put their comments on. Okay, we will answer it later on, but for the moment, we will stick with the topic, and when all the participant will answer the topic, we will discuss your question. तो मैं रविंदर गुप्ता जी से पूछना चाहूँगा, चलिए अनुपम सक्सेना जी बात कीजिए आप। या हाय सॉरी मुझे वो हैंड रेस करने का ऑप्शन ही नहीं दिख रहा है जूम में आज तो मैं अपने आई वाज रेजिंग माय हैंड ओके एम आई ऑडिबल एम आई टू लाउड You are too loud, so if you uh, reduce your tone or voice, it will be good for us. सॉरी खान साहब सॉरी आई ओके सो गुड इवनिंग एवरीबॉडी माय नेम इज अनुपम एंड my name is Anupam. I'm from Lucknow and मैं पढ़ाता हूँ. I'm currently living in गुड़गांव एंड फिर टीसा के साथ में करीब आज 10-11 साल होने को जा रहे हैं. बैंगलोर टीसा से मैं जुड़ा हुआ था बट अभी तो क्योंकि मैं यहाँ पर हूँ और शहर बहुत सारे बदले हैं काम की वजह से इसलिए अभी तो उसको सीरियस नहीं हूँ. बाकी ये कि मैंने देखा कि हारून जी हैं आज तो मैंने कहा चलो चलते हैं.
कुछ सीखने को ही मिलेगा उनसे, तो इसलिए मैं आ गया। तो अब मुझे पता नहीं कि नेवी सील वाली में मैं क्या बोल सकता हूँ, बट मैं इस समय जिस सिचुएशन में, जिस चीज में हूँ, मैं बता सकता हूँ कि मैंने एक थिएटर ग्रुप ज्वाइन किया था पिछले साल, गुड़गांव में ही। और क्योंकि मेरी छुट्टी ट्यूसडे को ही होती है, वीकेंड में पढ़ाता रहता हूँ कोचिंग, प्राइवेट कोचिंग में ऐसा ही होता है। तो वो इंस्टीट्यूट, वो जो थिएटर ग्रुप है, वो ट्यूसडे और थर्सडे को वीकडे में बैचेस चलाते हैं, जहाँ पर आप जाकर कुछ कुछ सिखाएंगे, कुछ एक्टिविटीज कराएंगे। तो वो मैंने ज्वाइन किया हुआ है। तो उधर मैंने सितंबर अक्टूबर में 2 बार गया, फिर नहीं जा पाया। और अब मैंने रीस्टार्ट किया है उसको। तो उनको मैंने जाते ही बता दिया था पहले दिन कि मुझे स्टैमरिंग की समस्या है। तो और अभी फिर मैं ट्यूसडे को गया, फिर थर्सडे को भी गया था। तो उन्होंने क्या किया, तो कुछ वो एक नमक हलाल का एक नमक हलाल करके एक मूवी है, पता नहीं हारून ने देखी है कि नहीं देखी है, अमिताभ बच्चन की, कि आई कैन टॉक इन इंग्लिश, आई कैन वॉक इन इंग्लिश, आई कैन स्पीक इन इंग्लिश बिकॉज इंग्लिश इज अ वेरी फनी लैंग्वेज, ऐसे करके अमिताभ बच्चन बोलते हैं। एंड यू नो, भैरो बिकम्स भैरन एंड भैरन बिकम्स भैरो, राइट। तो इस तरह से कुछ वो मोनोलॉग है, सॉरी डायलॉग है विद रंजीत ऑफ अमिताभ बच्चन कैरेक्टर। और उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि इसको रैप में करना है, तेज तेज बोलना है, रैप में करना है। और मैं तो एक तो पहले से PWS काफी दिनों के बाद वहां ज्वाइन किया है, अब रैप में करना है तो मेरी आवाज ही नहीं निकल रही है। तो उन्होंने कहा कि चलो तुम इस पे ना, तुम किन शब्दों पे तुम अटकते हो, उन शब्दों पर तुम बाउंस करना स्टार्ट करो। तो आई कैन ट ट ट ट टॉक इन इंग्लिश, तो वो ना, और फिर उन्होंने क्या, थोड़ा सा ना ढोलक वो रखी हुई थी, तंबूरा एंड ऑल दैट, तो उस पे बीट दे के वो काफी अच्छा साउंड करने लग गया। और मेरे साथ के लोगों ने भी मेरी हेल्प करी। और तो उन्होंने उस स्पीच की जो चीज को जो है, थोड़ा सा उन्होंने यूज कर लिया ना क्रिएटिव वे अपने रैप सॉन्ग में। तो एक तो ये हुआ, और दूसरा क्या हुआ, फिर उन्होंने मुझे खड़ा कर दिया। उन्होंने कहा अब आपको 2-3 जो है, 2-4 सेशंस आपको सिर्फ सुनना है, ऑब्जर्व करना है, और जो मैं काम दूंगा वो करना है। आप कुछ बोलेंगे नहीं और आप कुछ एक्टिविटी में नहीं करेंगे, और इसके पीछे कुछ मैंने सोचा हुआ है, डोंट फील बैड अबाउट इट। तो मैंने कहा हाँ ठीक है, अगर आपने सोचा हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो और तो मैं आई डोंट नो ये इस चीज से इत्तेफाक रखता है कि नहीं रखता है, कि मैं आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बस ब्लाबर करे जा रहा हूँ। और तो मुझे लगता है कि आई थिंक मोर देन एनीथिंग, हर दिन अपनी स्पीच की प्रैक्टिस करना, और हर दिन खड़े रहना, मतलब जमीन पे जाके हर दिन खड़े रहना, आई थिंक इम्पोर्टेंट है। कि कि बस जंग इस बात से जीती गई कि किसी ने जंग मैदान नहीं छोड़ा, right? बस इस बात से हमने जंग जीत ली, क्योंकि हम जंग का मैदान छोड़ के नहीं भागे। तो आई थिंक वो सारे के सारे non-PWS हैं, सो कॉल्ड नॉर्मल लोग हैं, और उनके बीच में हर ट्यूसडे और गुरुवार जाके खड़े रहना, आई थिंक आधी विजय तो वहीं पर हो गई है हमारी, टीसा की और मेरी। तो और कुछ करने की वहां जरूरत ही नहीं है। और बाकी मिस्टर वरुण जी ने जो सवाल पूछे थे, हारून जी का, अगर मुझे थोड़ा सा परमिशन दे तो मैं 30 सेकंड लेना चाहूंगा, क्योंकि मैंने तो समय ले ही लिया है, माफी चाहूंगा मैं। यू मे अ, प्रोसीड। और ऑल दो सीनियर मेंबर होते हुए मुझे छोटे बाकी लोगों को समय देना चाहिए, माफी चाहूंगा मैं उसके लिए, हारून जी। अ, तो अम, तो ऐसा है वरुण जी कि इसको मतलब मैनेज ही कर सकते हैं। जैसे कि मैं स्टैमर करता हूं, तो मैंने एक्सेप्ट कर लिया है कि हाँ मैं करता हूं। तो जब आप प्रेजेंटेशन देना स्टार्ट कर रहे हैं, बोलना स्टार्ट कर रहे हैं, इंटरव्यू में जा रहे हैं, तो पहले ही बता दीजिए कि
मैं स्टटर करता हूँ। एक सोल्यूशन दे रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपके लिए काम करेगा। आप पहले बता सकते हैं कि मैं पीडब्ल्यूएस हूँ, मैं स्टैमर करता हूँ, और आप देखेंगे कि इसको बताने के बाद में आप ज्यादा कंफर्टेबल फील कर रहे हैं। दूसरा ये कि इस तरीके की जब प्रेजेंटेशन आया करे तो आप हम में से किसी को भी व्हाट्सएप पर या टेलीग्राम पे मैसेज करके फॉर अ डेमो इंटरव्यू, फॉर अ मॉक सेशन आप हम लोगों से मदद मांग सकते हैं। और मेरे ख्याल से कोई भी ऐसा नहीं होगा जो मना करेगा कि हम आपके लिए डेमो के लिए नहीं खड़े हुए हैं। तो हम आपका डेमो सेशन, पर्सनली मैं तो खड़ा ही हूँ आपके लिए और बाकी सब भी खड़े हुए हैं। तो आपका मॉक इंटरव्यू लेना है या डेमो लेना है तो हम सब आपके लिए खैर, जितने भी सीनियर मेंबर हैं जो पुराने हैं, सबके सब आपके लिए खड़े हैं। और हम एक दूसरे की भी, मतलब टीजर से निकल कर आ गए हैं पर दोस्तियां बनी हुई हैं। तो इंटरव्यू में कुछ जरूरत कुछ पड़ती है तो हम वो पीडब्ल्यूएस वाले जो पुराने अपने दोस्त यारी है उन्हीं के पास जाते हैं और उनसे मॉक इंटरव्यू, जैसे कि मेरा अभी आई एम कोडिकोड का एक कॉल आई थी मुझे एग्जीक्यूटिव कोर्स के लिए। तो नमन मीर चंदानी जो बैंगलोर के एसएचजी के एक्स मेंबर हैं, मैंने उनको रीच आउट किया फॉर अ डेमो इंटरव्यू। अकेलों को भी किया पर उनको भी किया। तो आप हमको रीच आउट कर सकते हैं, हम आपकी प्रैक्टिस वैक्टिस करा देंगे, फीडबैक दे देंगे। और बाकी ये कि मजाक करिए, अपना खुद का मजाक उड़ाइए। जब इंसान खुद का मजाक उड़ाता है तो फिर लोग उसका क्या मजाक उड़ाएंगे। तो फिर लोगों के पास में कहने की सुनने के लिए जगह कम रह जाएगी। और कुछ शेरो शायरी छेड़ दीजिए, कुछ पोइट्री छेड़ दीजिए। हारून जी से शेरो शायरी में कुछ सीखा जा सकता है। तो शेरो शायरी, और शेरो शायरी के बाद में फिर कोई, सबके हथियार गिर जाते हैं, फिर कोई ना ना किसी के शब्द चलते हैं ना बंदूक चलती है, फिर तो शेरो शायरी ही चलती है। तो तो शेर पढ़ दीजिए, कविता पढ़ दीजिए, फिर देखिए कि लोग आपकी मोहब्बत में कैसे दीवाने हो जाएंगे। बस, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद। ठीक है, थैंक यू सो मच। थैंक यू अनुपम। थैंक यू रंजीत, सॉरी फॉर टेकिंग सो मच ऑफ टाइम। बाय। थैंक यू अनुपम सक्सेना जी। अ, मेरे ख्याल में और काफ़ी साथियों को टाइम मिल चुका होगा कि वो इस टॉपिक के बारे में हमसे डिस्कस करें। और जो मैंने आपसे एक शॉर्ट स्टोरी शेयर की और उसमें हमने देखा कि डेविड गोगिंस ने किन किन प्रिंसिपल को और किन किन स्ट्रेटजीज़ को यूज़ करके अपने गोल को अचीव किया और एक मीडियोकर लाइफ से एक एक्सेप्शनल लाइफ तक गए। तो आप में से कौन उन उन स्ट्रेटजीज़ को अडॉप्ट करना चाहेगा और अपनी लाइफ को भी बेहतर बनाना चाहेगा? तो मेरे ख्याल में रविंदर गुप्ता जी रह गए थे, तो मैं उनसे चाहूँगा कि वो ज़रा हमें थोड़ा सा बताएं कि वो क्या समझें। सर मैं माफ़ी चाहूँगा कि मैं उस चीज़ को सुन नहीं पाया कि उस टाइम, क्योंकि मैं थोड़ा लेट ज्वाइन किया था। और अभी जैसे आपने बताया कि यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं, तो अभी मैं अनुपम जी की बातों को सुन रहा था, तो इसलिए मैं अभी यूट्यूब पे भी सर्च नहीं कर पाया। लेकिन अगर सिर्फ बात करने का टॉपिक है तो सर मैं अपने अंदर क्या इम्प्लीमेंट करता हूँ उसको, उस पर मैं डिस्कशन अभी फिलहाल कर सकता हूँ। क्योंकि अभी मुझे टीसा को भी ज्वाइन किए हुए लगभग सिर्फ ऑलमोस्ट 10 डेज हो रहे हैं, मैक्सिमम 2 वीक। तो अभी मुझे टीसा के बारे में भी उतना आइडिया नहीं है कि यहाँ पर किस किस टॉपिक पे हम लोग बात करते हैं, चाहे बात कर सकते हैं। अभी मैं मोस्टली अपने बारे में ही कुछ आपको जानकारी दे सकता हूँ, जहाँ तक मैं अभी शेयर करना चाहूँगा। कि जैसे कि मैं डेली लगभग 2 घंटे में प्रैक्टिस करता हूँ, जिसमें ब्रीदिंग का मेन रहता है। और उसके अलावा मैं रीडिंग भी करता हूँ 2 2 वर्ड्स पकड़ के। क्योंकि जब भी मैं रीडिंग करता हूँ सो दो ही वर्ड को लेकर करता हूँ। और लगभग मैं रीडिंग करता हूँ 35 मिनट से 1 आवर। मतलब कोई भी मैं एक स्टोरी पकड़ता हूँ तो उसको कंप्लीट कर देता हूँ। तो उसमें थोड़ा इंटरेस्ट बना रहता है इस स्टोरी में, तो जिससे वो 1 आवर तक चलता है। इसके अलावा मैं टंग की भी एक्सरसाइज करता हूँ। और फिर मैं मिरर के सामने कुछ भी प्रैक्टिस करता हूँ, किसी भी टॉपिक को लेके। तो मेरा डेली का लगभग 2 घंटे का प्रैक्टिस चलता है। और उसके बाद मैं इम्प्लीमेंट करता हूँ। जैसा कि मैं मोस्टली फ़ोन पे ही इम्प्लीमेंट कर पाता हूँ। और जो मेरे साथ, एक्चुअली मैं बताना चाहूँगा कि मैं अभी
इंडिया में नहीं हूँ, अभी मैं अफ्रीका में हूँ। तो इसलिए मैं घर पे बात करने के लिए मैं मोस्टली वीडियो कॉल, चाहे फ्रेंड्स से बात करने के लिए मैं वॉइस कॉल से ही ज़्यादा बात कर पाता हूँ। और जो लोकल बंदे हैं यहाँ पर, उनसे मैं इनके लैंग्वेज में बात करना, मतलब बात करना पड़ता है। तो उसके लिए जैसे यहाँ पे पुर्तगीज चलती है, तो मैं उनमें उनसे बात करता हूँ। तो इम्प्लीमेंट मेरा ऐसे हो जाता है लगभग, जितना मैं चाहूँ उतना मैं इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा। तो ये मेरे लिए इजी हो जाता है, क्योंकि अगर मेरे पास अगर टाइम है तो यहाँ बात कर लेता हूँ, नहीं तो फिर इंडिया में बात कर लेता हूँ। तो इस तरह मतलब मैं अपने अपने आप को 2 घंटा प्रैक्टिस के साथ साथ इम्प्लीमेंट देता हूँ। तो शायद मैं पहले से अभी बेहतर महसूस कर रहा हूँ, क्योंकि मैं अभी इस चीज को लेके 2.5 से 3 मंथ पहले ही मैं सीरियस हुआ हूँ कि अभी मुझे अपना जो स्टैमरिंग है ओवरकम करना है। क्योंकि अभी मैं जॉब के साथ साथ अभी मैं एक वेलनेस कोच में जुड़ा हुआ हूँ। अभी मैं अफ्रीका में एक प्लास्टिक की कंपनी में प्रोडक्शन और मेंटेनेंस मैनेजर हूँ। इसके अलावा मैं अभी एक जो बिजनेस में जुड़ा हुआ हूँ, जिसमें मेरा रोल है वेलनेस कोच का। तो वहाँ पर क्या होता है कि हमको एक क्लब रन करना होता है, और उस क्लब में हमको होस्ट भी करना होता है। तो उसमें थोड़ी मुझे प्रॉब्लम हो रही थी होस्टिंग में। तो इसीलिए मैं थोड़ा सीरियस हुआ कि मैं अपने अंदर 100% कैसे अपने आप को मैं स्टेमर फ्री कर सकूं। तो इसलिए मैं थोड़ा सीरियस हुआ हूँ, और उसमें मैं शायद देख पा रहा हूँ कि मैं अभी थोड़ा अच्छे से कर पा रहा हूँ। तो जैसा कि सर आपने बताया कि यूट्यूब पे आपने सर किसको बोला सर्च करने के लिए सर? मैंने गूगल। मैंने डेविड गोगिंस। डेविड डेविड, डेविड गोगिंस। हाँ जी, डेविड गोगिंस। ओके सर, तो मैं आज उनको सर्च करूंगा जी और जी उनके बारे में जानना चाहूंगा कि उनसे हमको और क्या क्या सीखने को मिल सकता है सर। जी। बहुत जल्द मेरी वीडियो भी ये मैं अपने यूट्यूब पर इसको अपलोड कर दूंगा, और इसका लिंक भी मैं टीसा के जो टेलीग्राम है उस पे शेयर कर दूंगा, तो आप इसको वीडियो को दोबारा भी देख सकते हैं 1-2 दिन में। श्योर सर। ये जो सेशन है ये रिकॉर्ड हो रहा है, तो इसको मैं अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड करके इसका लिंक टीसा के टेलीग्राम चैनल पर मैं इसको अपलोड कर दूंगा, तो आप इसको देख लीजिएगा दोबारा से। श्योर। ओके। थैंक यू, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आपका स्पीच रेट बहुत अच्छा था, और कहीं से भी नहीं लग रहा था, कोई भी ब्लॉकेज नहीं आया, तो ये बहुत अच्छी बात है कि आप सीरियस होकर प्रैक्टिस कर रहे हैं, और अपनी स्पीच को लेकर आप काफ़ी सीरियस भी हैं। तो अगर कोई और पार्टिसिपेंट बात करना चाहे तो वो अपना हैंड रेज कर सकता है, वरना हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जी मयूर जी, प्लीज़ स्पीक अप। सर मैं एक्चुअली मैं कुछ ना टेक्निक्स को मतलब जानना चाहता हूँ, जो हमें सीखनी चाहिए उन पे मतलब काम करना चाहिए। ये है नहीं जो अपना चल रहा था डिस्कशन उससे उससे संबंधित नहीं है लेकिन मुझे लगा ये सवाल तो मैंने ओके ओके, जस्ट पूछ ठीक लिया। है। मेरे ख्याल में अनुपम जी अगर इसको आंसर करना चाहें तो वो कर सकते हैं, क्योंकि मुझसे वो सीनियर हैं और मेरे से अच्छा भी बोलते हैं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है हरुण जी, कोई और भी अगर बताना चाहे तो मैं चाहूंगा कि कोई और यंगर जूनियर मेंबर भी बताए, और आप भी बताइए, और फिर मैं बोलूंगा। मैं हूं अभी कॉल में 5 मिनट और। जी। जी, अगर कोई मयूर जी के क्वेश्चन को आंसर करना चाहे तो वो कर सकता है, और वो जानना चाह रहे हैं कि स्टैमरिंग को बेहतर बनाने के लिए या स्टैमरिंग को ओवरकम करने के लिए हम कौन सी टेक्निक्स को यूज़ करते हैं नॉर्मली। तो कोई मर्द मुजाहिद, कोई जियाला जो इस क्वेश्चन को आंसर करना चाहे तो वो कर सकता है। जी सर, मैं थोड़ा इसमें यस हाँ जी, यस यस पार्टिसिपेट होना प्लीज। चाहता हूँ। यस यस जी जी, बोलिए रविंद्र। राहुल। जी सर, मैंने यहाँ तक महसूस किया है कि स्टैमरिंग सर बहुत तरीके की होती है, कि आपको ब्लॉकेज हो रही है, कि आपको एंजाइटी हो रही है। तो उस पे जैसे किसी को एंजाइटी होती है तो हम मतलब ब्रीदिंग को इसमें अहमियत दे सकते हैं। पहले जैसे हम अपने आप को योगा में पहले अपने ढालें, योगा में हम पहले जाएं,
उसके बाद हम मतलब अगर किस जैसे मतलब मेरे को एंजाइटी की ज़्यादा प्रॉब्लम है तो मैं उस पर फोकस करता हूँ कि मैं ब्रीदिंग ज़्यादा करूँ। जैसे ब्रीदिंग करूँगा तो अगर कोई वर्ड मेरा अगर ब्लॉकेज हो रहा है तो हम एयर फ्लो के साथ उस वर्ड को निकालेंगे तो देखेंगे कि बहुत इजी इजी तरीके से वो वर्ड बाहर आ जाता है। जैसे पपीता है तो पापीता मतलब लिप्स को ना चिपका के हम उसको एयर फ्लो के साथ उस वर्ड को निकालेंगे तो इजी हो जाएगा। जहां तक मैंने अपने आप को इस प्रैक्टिस में अपने आप को ढाला है तो मुझे लगता है कि मेरे लिए नॉर्मल अभी हो गया है फिलहाल। हम्म, ब्रीथिंग में सर जैसे कोई स्पेसिफिक आप कुछ मेंशन मतलब करना चाहो तो सर क्या एक्सरसाइज होती है? जैसे हम्म, अभी आप बात कर रहे हैं तो आप अपने जैसे आप आपको टंग एक्सरसाइज की जरूरत ज्यादा पड़नी चाहिए क्योंकि आप अपना जो माउथ है पूरा नहीं खोल पा रहे हैं। तो आपको अपना माउथ पूरा खोल के बात करेंगे तो ही मतलब आपका और जो भी आपके वर्ड हैं आपको स्लो बात करना है। मतलब जैसे मेरा नाम रविंदर गुप्ता है मतलब आपको स्टेप बाय स्टेप बोलना है। आप अगर स्पीड में बोल जाएंगे तो आपकी जीभ लड़खड़ा जाएगी। तो कहने का मतलब ये है कि जब आपको टंग एक्सरसाइज मतलब टंग को आप पूरी तरह मूवमेंट करेंगे तो आपके जो भी वर्ड निकलेंगे वो एकदम स्मूथ निकलेंगे। और साथ में आपको स्लो बात करना है। मतलब स्लो मतलब ये है कि आप साउंड स्लो नहीं निकालना है, आपको धीरे धीरे बोलना है। तो आप देखेंगे कि आपके अंदर सुधार आ रहा है। जी। जी, कोई और पार्टिसिपेंट हिम्मत करेगा इस क्वेश्चन को आंसर करने की? हाँ तो मैं ये कह रहा था कि आवाज आ रही है हरुण जी, हरुण जी। ओके। तो मयूर जी, आपने ये हमारी जो अपना हाथ जगन्नाथ डाउनलोड कर ली है? आपको फिजिकल कॉपी मिल गई है? नहीं सर वो नहीं मिली, तो डाउनलोड आप भी मैंने नहीं। वेबसाइट से जाके हमारी अपना हाथ जगन्नाथ डाउनलोड कर लीजिए। वो एक अच्छा आपके लिए एक स्टार्टिंग पॉइंट हो जाएगा। जी बाकी सर जरूर। कि इस समय आप क्या कर रहे हैं? इस समय स्पीच को लेकर आप क्या कर रहे हैं? सॉरी सर वो थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो गया। मैं कोई इस बात नहीं। समय तो सर मतलब ऐसा कुछ नहीं कर रहा सर स्पेसिफिक। मैं ओके। एक्चुअली सर्विस में हूँ तो वहाँ जाता हूँ बस जाके शाम को, सुबह शाम वाला चक्कर है बस, ओके। ऑफिस घर ओके। वाला। तो आप कहाँ पर हैं? आप इस समय कौन से शहर में हैं? हम्म, बीकानेर राजस्थान सर। बीकानेर? तो बीकानेर में कोई एसएचजी है कि जयपुर में है? आई थिंक जयपुर में सर होगी अभी ना? फॉर्म हुई है यहाँ पे भी, उसमें ज्यादा नहीं 3-4 जने ही हैं। आज शायद वो थी कॉल भी थी सर। तो संडे को आप फ्री होते हैं? हाँ सर समय निकल जाएगा, कोई इशू नहीं है। तो आप ही उसको लीड करिए ना, आप ही उसको बढ़ाने में। इस बीकानेर के एसएचजी को आपके पास में एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अगर बीकानेर के एसएचजी का झंडा लेके आप आगे आगे बढ़ेंगे तो उसमें आपका लोगों का फायदा जितना होगा उससे 100 गुना आपका फायदा हो जाएगा। जी सर सही है वो तो। हाँ। तो ये जो होती है ना कि उसका जो मतलब कहते हैं ना कि आप दूसरों को सिखाने के चक्कर में आप खुद उस्ताद बन जाएंगे। दूसरों के को बढ़ाने के चक्कर में आप खुद आगे बढ़ जाएंगे। तो जैसे कि दिनेश, अगर आप दिनेश जी को जानते हो, दिनेश सिंह जी को, जो कि बैंगलोर एसएचजी के सीनियर मोस्ट मेंबर हैं। उन्होंने मतलब न जाने कितना कंट्रीब्यूशन दिया है टीसा के लिए। आज भी वो कॉल्स में आते हैं, मीटिंग अटेंड करते हैं, बैंगलोर एसएचजी होस्ट करते हैं। और आज करीब 15 साल से 20 साल से लगे हुए हैं। तो मतलब कहने का मतलब यह है ना कि लीडरशिप की क्वालिटीज, लोगों से बात करने की क्वालिटीज, लोगों की जोड़ने की क्वालिटीज, ये चीजें बढ़ेंगी तो स्पीच पे अपने आप इम्प्रूवमेंट आएगा। बाकी स्पीच में ऐसा ही है कि जो रविंद्र जी कह रहे हैं और जो हारून जी भी कहना चाह रहे हैं कि ब्रीदिंग से रिलेटेड अगर आप कुछ एक्सरसाइजेस ऑलरेडी जानते हैं। आई थिंक वरुण जी भी ने बात बोली थी नर्वसनेस वाली। तो कोई रिलैक्सेशन एक्सरसाइज जो आप ऑलरेडी करते हैं
कोई रिलैक्सेशन एक्सरसाइज जो आप ऑलरेडी आपके संज्ञान में है, जिसको आप ऑलरेडी जिसका इस्तेमाल कर रहे हैं, उसका इस्तेमाल करिए। और कोई भी अखबार उठा के, हिंदी का, इंग्लिश का, या कोई भी चीज उठाकर शीशे के सामने या गूगल मीट पे, मैं भी आज भी गूगल मीट पे हर दिन ज्वाइन करता हूँ सोलो, या सेल्फी मोड में ज्वाइन करता हूँ, या जूम कॉल अकेले ज्वाइन करता हूँ, और उसको फिर मैं बोलता हूँ, स्पीच पे बोलने की कोशिश करता हूँ। तो वो तो सर हेल्पफुल होता ही होता है। और बाकी शीशे के सामने रीडिंग करना तो मेरे लिए भी हेल्पफुल है, जैसे कि रविंद्र जी ने कहा है। तो वो तो मैं कॉलेज डेज में करता था, उसका तो मुझे मतलब उसी से मेरी नौकरी वोकरी सब लगी, जो जीडी वीडी सब क्लियर हुए मेरी आईटी कंपनी में, वो सब उसी वजह से हुए। तो शीशे के सामने बैठ के बोलना, और सेल्फी मोड में कैमरा करके रीडिंग की प्रैक्टिस करना। और बाकी जो भी रीडिंग की रिलैक्सेशन की ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस जो आपको ठीक लगे, वो आप कर सकते हैं। अपना जगना डाउनलोड कर लीजिए और उसको लेके करिए। और बीकानेर में आप एसएचजी ग्रुप को चलाइए और उसको फॉर्म करिए, उसके व्हाट्सएप ग्रुप में पोस्टर लेके चिपकाइए वहाँ के पब्लिक पार्क्स में। वहाँ के जो लोगों से जाके बात करिए, स्कूल्स कॉलेजेस में जाके लोगों में जागृति फैलाइए, गवर्नमेंट ऑफिस में जाके लोगों को बताइए। न जाने कितने लोगों की आप मदद कर पाएंगे, और उससे आपको बहुत दुआएं भी मिलेंगी और बहुत हिम्मत भी मिलेगी आपको। तो बस मैं यही कह सकता हूँ। तो थैंक यू हारून जी, थैंक यू मयूर भाई। थैंक यू मयूर भाई। थैंक यू सर। आप बुक तो पढ़ेंगे ही और उम्मीद है कि ज़रूर पढ़ेंगे, क्योंकि अगर आप अपनी स्पीच को लेके सीरियस है तो अगर आप रोज़ का एक पेज भी पढ़ेंगे तो आपकी हैबिट डेवलप हो जाएंगी। लेकिन कुछ टेक्निक्स जो हैं वो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा जो आपके लिए भी बेनिफिशियल रहेंगी और दूसरे पार्टिसिपेंट्स के लिए भी बेनिफिशियल रहेंगी। तो सबसे पहले तो पॉजिंग टेक्निक है कि आपने हर वर्ड के बाद कोशिश करें कि 1 सेकंड का पॉज लें। उस 1 सेकंड में जो आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करेंगे वो आपने ब्रीथ लेना है। क्योंकि हम जब बोलते हैं तो हम वर्ड्स बाहर निकालते हैं और हमारे चेस्ट में जो ब्रीथ है वो भी बाहर आती है। लेकिन हम स्टैमरर्स के साथ ये प्रॉब्लम है कि हम फिक्रे को कंप्लीट करने के चक्कर में ब्रीथ लेना भूल जाते हैं, और जब वो वर्ड ज़्यादा बोल गए, ब्रीथ लेना भूल गए, जो चेस्ट में ब्रीथ थी वो भी बाहर निकाल दी, तो हमें ब्लॉकेज आते हैं। और एक माइंड के और टंग के दरमियान एक रेस भी चल रही है कि माइंड ज़्यादा तेज़ी से सोच रहा है लेकिन जो टंग की जो जो स्पीड है वो है कम। तो आप पॉज लीजिए। उस पॉज से लेने से ये होगा कि आप ब्रीथ भी लेंगे और जो माइंड की और टंग की जो रेस है वो भी ज़रा स्लो हो जाएगी, कि जब आप पॉज लेंगे तो जो ब्रेन की जो स्पीड है वो कम हो जाएगी। तो सबसे पहले आपने हर वर्ड के बाद 1 सेकंड का पॉज लेना है। रीडिंग की जो प्रैक्टिस करनी है वो आपने पॉजिंग टेक्निक से करनी है। हर वर्ड हर वर्ड के बाद एक पॉज। अगर आप मुझे देखें तो मैं भी इसी टेक्निक को अप्लाई कर रहा हूँ। मैं कोई जल्दी नहीं ले रहा, मैं टाइम लेके बात कर रहा हूँ। शायद आपने नोटिस किया हो या दूसरे पार्टिसिपेंट ने। फिर ज़रा बाउंसिंग की टेक्निक देखें कि जैसे आपको बीकानेर बोलने में थोड़ा सा इशू आ रहा है तो आप बीकानेर को बा 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 बीकानेर, और ये आपने तब तक बाउंस करना है जब माइंड से ये सिग्नल आ जाए टंग की तरफ कि हाँ अब मैं बीकानेर बोल सकता हूँ। तो जैसे आप बाल को, एक गेंद को जमीन की तरफ फेंकते हैं तो वो बाउंस करते हुए आगे बढ़ती जाती है। तो आपने वर्ड के पहले लेटर पे बाउंस करना है, क्योंकि बोलते वक्त हमारा प्रॉब्लम पहले लेटर पर ही आता है। फिर आप प्रोलोंगेशन को भी यूज़ कर सकते हैं। प्रोलोंगेशन एक टेक्निक होती है कि आपने वर्ड के पहले लेटर को प्रोलोंग करना है। जैसे बेकानेर था तो बेकानेर, तो बा पे आपने थोड़ा प्रोलोंग किया। और ये तब तक प्रोलोंग करना है जब तक ब्रेन से मैसेज आ जाए टंग की तरफ कि हाँ अब मैं बेकानेर बोल सकता हूँ। तो ये 3 टेक्निक्स हो गई। फिर है कि फोर्थ टेक्निक क्या है कि अपनी वॉलंटरली स्टैमरिंग करनी है। कि आप ये नोटिस करेंगे कि आप अपनी बात में जिस वर्ड को, जो आपके डिफ़िकल्ट वर्ड हैं उस पर आप स्टैमर करते हैं, उससे पहले अगर आप स्टैमर करने लग जाएंगे
तो माइंड को एक मैसेज चला जाएगा कि मैं इस वर्ड से नहीं डरता, और जिस वर्ड पर आप स्टैमर करेंगे वो अब आप नहीं करेंगे, क्योंकि आपने अपने माइंड को बता दिया कि मैं वर्डों से नहीं डरता। तो इन 4 टेक्निक्स को आपने समझ लिया होगा। और एक और बात को भी समझ ले कि जो हमारी जो स्पीच है, जो हमारा बोलना है, इसकी दो दो पार्ट है। एक हमारा हार्डवेयर है, एक हमारा सॉफ्टवेयर है। हमारे हार्डवेयर में हमारे टंग आ जाती है, लिप्स आ जाती है, ये नाक के नीचे जो पूरा एरिया है ये है, और वोकल कार्ड्स हैं। तो ये 4 टेक्निक्स जो है आपके हार्डवेयर पे काम करेंगी। लेकिन इसका एक सॉफ्टवेयर पार्ट भी है, जो हमारा ब्रेन है, जिसमें हर वक्त नेगेटिव थॉट्स आती रहती, उस पर आपने ज़्यादा काम करना है। और उसके लिए एक टेक्निक है एक्सेप्टेंस टेक्निक। तो आपने ये एक्सेप्ट करना है कि हाँ, मैं एक स्टैमरर हूँ। अगर मुझे स्टैमर किसी वर्ड पे हो भी जाती है तो नो इशू। स्टैमर करना कोई क्राइम नहीं है, कोई गिल्ट नहीं है, कोई शेम नहीं है। स्टैमरिंग होगी, ब्लॉकेज आएगा, मैं 1 सेकंड के लिए रुकूंगा, अपने आप को उस वर्ड के लिए प्रिपेयर करूंगा, और फिर बात करना शुरू कर दूंगा। तो ये कुछ टेक्निक्स हैं, तो आप समझ गए होंगे। नहीं भी समझे तो इस ये थैंक यू सेशन सर, थैंक यू सर। अपलोड होगा तो आप इसको दोबारा भी देख सकते हैं। उम्मीद है आपके डाउट भी क्लियर हो गए होंगे। और आपने बुक रीडिंग ज़रूर करनी है, ब्रीदिंग एक्सरसाइज ज़रूर करनी है। दिन में सुबह के वक्त सुबह उठें और उसको करें, तो उससे आपको पूरा दिन बहुत अच्छा गुजरेगा। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। अनुपम जी अगर कुछ ऐड करना चाहते हैं तो प्लीज़ नहीं वेलकम। नहीं, मैं कह रहा हूँ बहुत ही खूबसूरत तरह से आपने समझाया। अब इसमें कुछ कहने के लिए कोई गुंजाइश नहीं बची। रविंदर जी अगर आप कुछ ऐड करना चाहें तो प्लीज़। इसमें सब कुछ इनफ था सर। थैंक यू। पूरा टेक्निक आपने सर पूरा बता दिया इसमें। ओके ओके ओके, अगर मैं कोई भी सर और। इसको ही मैं भी यस सर यस। इसी को फॉलो करता हूँ। ओके। ब्रीदिंग, स्लो टॉक, फिर पाउज। यस यस। पूरे एक वर्ड के लिए ये 3 चीजें होनी चाहिए, जो जी आपने जी अच्छे तरीके से समझाया। जी जी जी। अच्छा, इसके साथ आपने फिजिकल अपने घर से बाहर जाके लोगों से भी बातें करनी है, फ़ोन कॉल भी करनी है, जी, क्योंकि सिर्फ प्रैक्टिस ही इम्प्लीमेंट तो काम। करना ही है सर। जी। सिर्फ प्रैक्टिस काम नहीं देती, आपकी इम्प्लीमेंटेशन ज़्यादा ज़रूरी है। कि अगर आप 30% प्रैक्टिस करते हैं तो 70% आपने इम्प्लीमेंट भी करना है। जी सर। और जैसे हम लोग बात करते हुए अपने हाथों को भी, मतलब इसको रिहर्सल में ले रहे हैं, ये भी बहुत जरूरी है। हम्म। जैसे आप भी बात कर रहे हैं तो अपने हाथों को एक्सरसाइज में ले रहे हैं, तो इसके बिना भी हम अपने वर्ड को सही से निकाल नहीं पाएंगे। ये भी हमारा हेल्प करता है वर्ड को माउथ से बाहर निकालने के लिए। तो हम भी इस चीज को अपने इम्प्लीमेंट में ले सकते हैं, हाथों का एक्सरसाइज भी सर। जी। हम्म। थैंक यू रविंदर जी। कोई और पार्टिसिपेंट अगर इसका कोई डाउट है तो वो बात कर सकता है, अपना डाउट हमारे सामने रख सकता है, वरना फिर हम इस मीटिंग को एंड करते हैं। ओके, उम्मीद है कि आज आप लोगों ने इस सेशन को। जी, अशोक कुमार प्लीज़ बात कीजिए। हाँ सर, हेलो। जी जी, बात कीजिए अशोक। हाँ सर, आज मेरे को आपसे बहुत कुछ सीखने को मिला। आज अनुपम सर से भी मेरे को बहुत कुछ सीखने को मिला कि हमको कैसे क्या बात करनी चाहिए, और हमेशा लीडरशिप में आगे रहना चाहिए। यानी आज मेरे को बहुत कुछ सीखने को मिला। और तो मैं एक चीज ये भी आपसे पूछना चाहता हूँ कि जैसे कि किसी के सामने से बात करने में थोड़ा या मन में भय होता है, तो वो भय को कैसे दूर किया जा सकता है? अनुपम जी आप आंसर करना चाहें। हाँ। भय का क्या मैं बता सकता हूँ। भय तो होता ही है, लेकिन भय एक इमोशन है। इमोशंस के हर इमोशन के पीछे कोई
एकदम एग्जैक्ट रीजन हो जरूरी तो नहीं है। इमोशंस फ्लीटिंग होते हैं, आज हो रहे हैं कल नहीं होंगे, या इस पल हैं तो दूसरे पल नहीं होंगे इमोशंस। तो अच्छा, ये भी नहीं है कि भय है तो गलत है, भय है तो नहीं होना चाहिए, भय होना भी जरूरी है, भय होना भी एक अच्छी बात है। तो उस भय को एक्नॉलेज करिए, और ये एहसास, इस बात को एक्नॉलेज करिए कि हाँ मुझे भय है। और जब आप उस भय को ऑब्जर्व करेंगे तो आप देखेंगे कि वो भय कहीं ना कहीं हटता जा रहा है, मिटता जा रहा है। थोड़ा पानी पीजिए, थोड़ी सांस को, अपनी अपनी श्वास को, अपनी सांसों को नाक से अंदर जाता हुआ ऑब्जर्व करिए। प्रैक्टिस करिए जाने से पहले, सुबह में। और भय क्या है, सामने वाला हंसेगा तो उसको पहले बता दीजिए कि भाई सर गुड मॉर्निंग, मैम गुड मॉर्निंग, मैं आई स्टैमर बट आई वांट टू टॉक टू यू, मैं हकलाता हूँ पर मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, ये बात है, ये समस्या है, ये काम है। और वो आपकी बात सुनेंगे, उन्हें सुननी पड़ेगी। और यही कर सकते हैं, इसका और तो कुछ सोल्यूशन नहीं है। और बाकी आप कहाँ से हैं शुभ जी, कौन से शहर से बात कर रहे हैं? मैं सर जयपुर, जयपुर राजस्थान से हूँ। हाँ तो और जयपुर मैंने में टीसा को ऐसे 5 7 दिन पहले से ज्वाइन किया है। 5 7 दिन पहले ज्वाइन किया, तो आई थिंक हेलो। जयपुर में कुछ ना कुछ एसएचजी चल रही होगी, तो आप उनसे भी संपर्क में आ सकते हैं। आई हाँ डोंट नो तो कितनी। स- सर मैं जयपुर वाले जो ग्रुप के हैं, तो वहां से यानी किसी से कांटेक्ट हुआ नहीं अभी तक, यानी जयपुर का भी कोई ग्रुप हो तो उससे कांटेक्ट हुआ नहीं अभी तक तो। जयपुर का ग्रुप आपको हमारे जो वेबसाइट पे मिल जाएगा, या वेबसाइट पे हरीश जी का नंबर होगा, हरीश उन्स गांवकर करके एक व्यक्ति का नंबर होगा, वो आपको जयपुर वालों हाँ तक पहुंचा देंगे। जयपुर एसएचजी की डिटेल्स वेबसाइट पे पड़े हुए होंगे। और हाँ नहीं रहेंगे तो आपने जिस कम्युनिटी से आपने ये कॉल ज्वाइन करी है, उस कम्युनिटी में ही सारे के सारे शहरों के ग्रुप्स का नंबर है। वो हाँ सर। रिक्वेस्ट टू ज्वाइन बैंगलोर, रिक्वेस्ट टू ज्वाइन जयपुर, रिक्वेस्ट टू ज्वाइन गोवा, वो सब लाइन से है। आप रिक्वेस्ट करेंगे वो आपको एक्सेप्ट कर हाँ लेंगे। हम्म। हाँ। और ओके नहीं सर। आते हैं तो आप दिल्ली गुड़गांव वाला धन्यवाद ज्वाइन। सर आपने। हाँ जी। हम्म, हम्म। हम्म, तो वहीं से आपकी जर्नी, माफी चाहूंगा मैंने आपको आपकी बात को काटा, माफी चाहूंगा। तो आप वहीं से आप उसका आपकी जर्नी स्टार्ट हो जाएगी। और हाँ सर। जयपुर वालों को तो मुझे लगता है कि आप लोगों को तो जो अंग्रेज आते हैं वहाँ वहाँ घूमने के लिए, टूरिस्ट, उनको पकड़ लेना, उनका सर खा देना चाहिए। हाँ कि सर। हाँ कि सर मैं आपको फ्री में घुमाऊंगा लेकिन आपको मेरी बात सुननी पड़ेगी। हाँ सर। जयपुर वालों को तो उनके उनकी धाल हाँ बननी ठीक है, चाहिए। अब सर यही करूंगा सर। हाँ सर। हाँ हाँ। हाँ, तो क्या उनको लोग कितना बेवकूफ बनाते हैं, कम से कम अपन स्टैमरर लोग ईमानदारी से वो घुमाएंगे तो। उनसे बदले में क्या ले रहे हैं कि भाई हमारी बात सुन लो बस। हाँ कितना चूना हाँ लगाते हैं हाँ जयपुर वाले उनको, मैं तो देखता हूँ। हाँ नहीं तो हाँ। कम से कम हम लोग तो कितनी हाँ सर वो। मेहनत से पसीना बहा के उनको घुमाएंगे फिराएंगे। हाँ सर। हाँ ना। तो वही है। ओके, थैंक यू सो मच एवरीबॉडी। हारून जी बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। और जैसा कि आप कहते हैं, हाँ शब्बा खैर। आपसे पहले मैंने कह दिया आज। थैंक यू, थैंक यू। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों ने इस सेशन को एंजॉय किया होगा, और आप यहाँ से डेविड गोगिंस की जो स्ट्रेटजीज हैं उनका एक बहुत अच्छा टेक अवे लेकर जा रहे होंगे, और अपनी लाइफ में उन किसी एक या दो स्ट्रेटजी को इम्प्लीमेंट भी करने की कोशिश करेंगे। तो मैं दुआ करता हूँ कि आपका दिन बहुत अच्छा गुजरे, और हैव अ नाइस डे और गुड नाइट। तो कल हम दोबारा एक नए होस्ट के साथ एक अरुण नए जी, टॉपिक के साथ अरुण जी, जी जी बात करें। अरुण जी वैसे ये जो आज का सेशन है वो यूट्यूब पे कौन से
चैनल पे मिलेगा? अच्छा, ये मैं अपने चैनल पर, अपने यूट्यूब चैनल पे से अपलोड कर दूंगा। और इसका लिंक जो है आपको टेलीग्राम, जो टीसा का टेलीग्राम का जो ग्रुप है, उसमें आपको मिल जाएगा। ठीक है। सर मेरे पास पिसा का टेलीग्राम ग्रुप नहीं है, तो आप क्या वहाँ व्हाट्सएप पे लिंक सेंड कर देना कम्युनिटी में, अच्छा, टेलीग्राम ग्रुप की। मैं कोशिश करूंगा कि उस लिंक पर ये, उस ग्रुप पर ये लिंक पोस्ट कर दूं। अगर नहीं आता तो आप मुझे हाँ प्राइवेटली मैसेज कर दीजिएगा। मैं आपको प्राइवेटली इस वीडियो का लिंक शेयर कर दूंगा। ठीक है। हाँ, ओके ओके सर, थैंक यू सर। ओके जी। तो हम फिर दोबारा ठीक है कल सर। किसी और होस्ट के साथ, किसी नए टॉपिक के साथ फिर से मिलेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। गुड नाइट, हैव अ नाइस डे। थैंक यू सर।